हेलो बच्चों, मैं त्रिलोक पटेल एनडीसीए के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे प्रीवियस ईयर पीएटी के पेपर्स और उसमें हम देख रहे थे 2019 का मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसके पहले हमने 20 क्वेश्चन देख लिए थे, तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक रैखिक प्रोग्रामर समस्या का उद्देश्य फलन है। एक फलन अनुकूलित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, चरों के बीच एक संबंध और इसका। तो जो रैखिक प्रोग्रामिंग जो करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग जो करते हैं, क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज नॉन ऑफ दिस आर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल या फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बताओ सही आंसर क्या होगा? जो लीनियर प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो काहे के लिए करते हैं? ताकि एक फलन उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अनुकूलित हो। अनुकूलित का मतलब उन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो। ठीक है, उन सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए वो सेफ साइड जाए, मतलब सारी चीजों को सेटिस्फाई करे, अनुकूलित हो। ठीक है, तो एक फलन अनुकूलित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। ठीक है, हमने क्वेश्चन में देखा था, हम एक कोई लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए कोई भी देखिए प्रोग्राम दिया जाता है, तो उससे हम क्या करते हैं? एक फलन को अनुकूलित करते हैं। अनुकूलित करना मतलब सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। चलिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, समतल 2x - y + 4z = 5 और 5x - 2.5 + 10z = 6 दो समतल दिए हुए हैं। हमें बताना है कि क्या ये दोनों समतल समांतर हैं, लंबवत हैं, या इस बिंदु से होकर गुजरते हैं या इस बिंदु से होकर गुजरते हैं। द प्लेन, दो प्लेन की हमें इक्वेशन दे रखी है, बताना है कि ये दोनों प्लेन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, पासेस थ्रू दिस पॉइंट और पासेस थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट की इक्वेशन दे रखी है। पहला पॉइंट है, समतल के समीकरण दिए हुए हैं। पहला समतल है 2x - y प्लस 4z = 5 और दूसरा समतल है 5x - 2.5y प्लस 10z = 6। सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन के बारे में बात करें। फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्या समांतर है, यानी कि पैरेलल। पैरेलल कब होते हैं? दो समतल समांतर कब होते हैं? जब उन दोनों समतलों के x, y, z के जो कोफिशिएंट हैं, जो उनके गुणांक हैं, वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 2 है, y का -1 और z का 4 है। तो अगर x, y, z की जो कोफिशिएंट यहाँ है वही कोफिशिएंट अगर यहाँ होते हैं तो फिर दोनों समतल क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर इस पूरे समतल को हम 2.5 से डिवाइड कर दें, इस पूरे समतल को अगर हम 2.5 से डिवाइड कर दें तो 2.5 से कितना आएगा? 2x आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? -y। 10/2.5 100/25 यानी 4 हो जाएगा, प्लस 4z और 6/25 2.5 इसको फिलहाल ऐसे ही लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट और ये क्या है? सेकंड है। दोनों समतलों को अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों समतलों में x, y, z के कोफिशिएंट क्या है? समान है। x, y, z के गुणन क्या है? समान है। इसका मतलब ये दोनों समांतर है। ठीक है, ये दोनों क्या है? समांतर है। तो ऐसे हमें एक ऑप्शन चेक करना है। पहला ऑप्शन चेक करा, वही आंसर आ गया। ठीक है, अगर लंबवत होता है तो लंबवत में क्या होता है? a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0 होता है। इस बिंदु से होकर गुजरते तो ये बिंदु क्या करता है? इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। ये वाला आंसर सही होता है अगर ये वाला पॉइंट भी क्या करता है? दोनों को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब दोनों समतल, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। ऑप्शन देख के ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कि दोनों दो समतल अगर दिए हैं, दो समतलों के बीच में कोई सा भी रिलेशन हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखाओं 3x + y - 5 = 0 और x + 2y + 6 = 0 के बीच कोण करना है। एंगल फाइंड करना है इन दोनों रेखाओं के बीच में, इनके बीच में कोण ज्ञात करना है। तो अब अगर मान लो दो रेखाएं दी हुई है और उन रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना है तो कैसे करना है? 3x + y - 5 = 0 है, पहली रेखा है। 3x + y - 5 = 0
दूसरी रेखा है x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम y का मान निकालते हैं, y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5 और y इक्वल टू माइनस xy2 माइनस 6y2 माइनस 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर y इक्वल टू mx प्लस c से इसकी तुलना करें तो m1 कितना आ रहा है, m1 की वैल्यू आएगी माइनस 3 और m2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1। तो दो रेखाएं हमें दी हुई थी, दो लाइन की इक्वेशन कर रखी थी, हमने दोनों लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकाल लिया। ठीक है, दोनों रेखाओं से हमने प्रवणता निकाली, स्लोप निकाला। पहले रेखा की प्रवणता माइनस 3 आ रही, दूसरी रेखा की प्रवणता कितनी आ रही माइनस 1/2 आ रही है। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं की प्रवणता निकालने के बाद एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 माइनस m2 मतलब माइनस 3 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस माइनस 3 माइनस 1/2 यानी कितना आएगा 3/2 आएगा। फाइनली सॉल्व करने के बाद माइनस 6 यानी 5/2 आएगा। नीचे भी कितना आ रहा है 5/2 आ रहा है, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में मॉड है तो आंसर कितना आएगा। अब मुझे अगर मान लो tan थीटा की वैल्यू की आपकी 1 आती है तो इसका मतलब थीटा कितना आ रहा है 5। ठीक है, 45 डिग्री इसका आंसर आ रहा है 45 डिग्री। क्लियर? तो दो लाइन के बीच के एंगल निकालने के बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है। दोनों लाइन का हमें स्लोप निकालना है, प्रवणता निकालना है। प्रवणता निकालने के बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए। इसमें हमने मान लिया कि आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन दिया हुआ है AB प्लस ABD प्लस ACD प्लस BCD की पावर 10 तो A की पावर 8 B की पावर 4 C की पावर 9 D की पावर 9 का गुणांक है। तो हमें इसका गुणांक ज्ञात करना है। अब तो यहाँ पर इसका गुणांक कैसे निकालेंगे अपन, हमें क्या दिया हुआ x प्लस y प्लस z प्लस w की पावर हमें n में रखी है। तो अगर मान लो कोई सी ऐसा हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी हमें जनरल टर्म निकालना है, इसका एक्सपांशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो यहाँ कौन सी थ्योरम लगेगी, बाइनोमियल के अंदर हम मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम मतलब अगर दो से ज्यादा टर्म्स होती है तो यहाँ पर इसकी जनरल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि r प्लस 1 इक्वल टू NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल r4 x की पावर r1 y की पावर r2 z की पावर r3 और w की पावर r4। अगर मान लो ऐसे चार टर्म हमने दे रखी है, पावर n दी हुई है, तो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला होता है। ये मल्टीनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है। कब के लिए फॉर्मूला होता है, अगर हमने चार टर्म दी हुई है तो चार टर्म अगर दे रखी है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 r2 r3 r4 इस तरीके से लिखना है हमें। यहाँ पर x की पावर r1 y की पावर r2 z की पावर r3 और w की पावर देखिए r4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x है, ये y है, z है और w है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसकी जनरल टर्म लिखना है तो जनरल टर्म लिखने के लिए PR प्लस 1 अगर लिखना है हमें तो कैसे लिखेंगे, इसमें हमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, फैक्टोरियल 10। ठीक है, इतना 10 है, अपॉन में कितना आएगा फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल r4। और यहाँ पर x की जगह कितना आएगा ABC की पावर r1 ABD की पावर r2 ACD की पावर r3 BCD की पावर r4। ठीक है, हमें इसका गुणांक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल r4। तो यहाँ पर a की पावर क्या आ जाएगी r1 प्लस r2
प्लस R3। b की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, R1 प्लस R2, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है, प्लस R4। c की पावर क्या आ जाएगी, c की पावर आएगी R1, यहाँ पर c नहीं, R3 प्लस R4 और C, और इसके बाद क्या आएगा, D आएगा। D की पावर क्या आएगी, R2, R3, R4। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है A की पावर 8 है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 8। दूसरी क्वेश्चन बनेगी B की पावर कितनी है, 4 है, R1 प्लस R2 प्लस R4 इक्वल टू 4, R1 प्लस R3 प्लस R4 R1 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल टू C की पावर कितनी है, 9 है, और D की पावर है R2 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल टू कितना है, 9। चार इक्वेशन हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके R1 R2 R3 की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ये देख लो सॉल्व कैसे करना है। ये चार इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, कितने इक्वेशन है यहाँ पर, चार इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, चार इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ जो सबको ऐड करेंगे हम। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 3 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ये मिलेगा, इक्वल टू 10 आएगा, है ना, R4 भी रहेगा और इक्वल टू कितना था, 30। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल टू कितना आएगा, 10। इक्वेशन नंबर कौन से आ गए, 5 आ गए, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 5 है, इस इक्वेशन में से एक एक करके इन चारों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। इससे पहले मिलेगी R4 की वैल्यू, ठीक है ना, R4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। फिर आप सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो R3 की वैल्यू मिलेगी, तो R3 की वैल्यू कितनी आएगी, R3 इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। और फिर इसको माइनस करेंगे तो R2 की वैल्यू मिलेगी, R2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। और फिर जब इसको माइनस करेंगे तो R1 मिलेगा, R1 भी कितना आ रहा है, 1। ये वैल्यूज यहाँ रख के सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट, ठीक है, गुणांक। गुणांक निकालना है अपने को इस पूरे का, ये हमें इसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हम कोफिशिएंट इक्वल टू कितना है, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R1 कितना है, R1 बताओ, निकाला आपने 1, फैक्टोरियल R2 R2 कितना है, 1, फैक्टोरियल R3 6 फैक्टोरियल R4 8। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 10 into 9 into 8 into 7 into फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, 2 से 8 को कैंसिल कर देंगे, 4 बचेगा, 10 into 9 into कितना आएगा, 4 into 7। इसको मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई करने का आपका आंसर आ जाएगा 2520। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 2520। क्लियर, तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई आपको कर लेना आंसर आएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में जो लेंथी होते हैं, ये स्पीड ब्रेकर होते हैं। इस क्वेश्चन को एक मिनट में नहीं कर सकते,
ये क्वेश्चन करने के लिए आपको जो बाकी के जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन से आपको टाइम बचाना पड़ेगा। उनसे टाइम बचाने के बाद इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, क्योंकि 2 से 5 मिनट का ऐसे क्वेश्चन में लग जाता है। ठीक है, तो लेकिन 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं इसमें पीएटी में जो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स x के संदर्भ में log 1 प्लस x का अवकलज है। अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है द डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। तो हमें log x का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। तो हम सपोज कर लेते हैं, मान लिया हमने y इक्वल टू y कितना है हमारे पास log 1 प्लस x, ये मान लिया हमने। ठीक है, और इसको मान लिया t मान लिया, t कितना है साइन इनवर्स ऑफ x। हमें क्या निकालना है dy बाय dt। कैसे निकालेंगे, dy बाय dx निकालेंगे और फिर dt बाय dx निकालेंगे। dy बाय dx हमें पता है कितना आएगा 1/1 प्लस x और dt बाय dx कितना आएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, बस इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद फाइनली 1/1 प्लस x √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा √1 माइनस x इंटू √1 प्लस x। तो नीचे इसको लिख सकते हैं √1 प्लस x का होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, तो √1 माइनस x प्लस x कौन सा आंसर आएगा, ये आंसर। क्लियर, ये तो राइट क्वेश्चन था, इसका डिफरेंशिएशन करना था log 1 प्लस x का साइन इनवर्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व कर दिया तो आंसर। ठीक है, ये एक आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशंस n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय पर r वस्तुओं के क्रमचरणों की कुल संख्या है। n वस्तुएं हैं आपके पास, n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेके हमें क्रमचय बनाना है। n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेके हमें क्रमचय बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम, क्या फार्मूला होता है इसके लिए, n p n वस्तुएं टोटल है, r लेके हमें उनके क्रमचय बनाना है। तो NCR अगर परमुटेशन बनाना है, n ऑब्जेक्ट है आपके पास, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेके आपको नंबर ऑफ परमुटेशन बनाना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है NPR। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, फैक्टोरियल देखो इस तरीके से बनाते हैं बुक में, या फिर कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, जिसको जो भी हो। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, बी वाला आंसर आ गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये हो गया डिफरेंट परमुटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। वक्र y बराबर x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 पर स्थित निम्न बिंदु नहीं हो सकते हैं जहां स्पर्श रेखा है, रेखा y इक्वल टू 2x से समांतर है। क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस वक्र के ऊपर ये इनमें से कौन से बिंदु हैं जो नहीं हो सकते हैं, जहां पर अगर हम रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो रेखा y बराबर 2x से समांतर है। ये सब क्वेश्चन देखो, द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस, द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 where the tangent is parallel to the line y इक्वल टू 2x cannot be। मतलब यहाँ पर इस कर्व के ऊपर हमें ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है, जिन पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट y इक्वल टू 2x के बराबर होगी, लेकिन वो कौन से पॉइंट नहीं है वो बताना है, कौन से पॉइंट है वो नहीं बताना है, कौन से पॉइंट नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन क्लियर है, मतलब इस कर्व के ऊपर पॉइंट्स है कुछ, उन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट क्या होगी y इक्वल टू 2x के पैरेलल होगी, तो हमें वो पॉइंट नहीं बताना है, वो पॉइंट बताना है जो इस कर्व के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम क्या करेंगे, पॉइंट सेटिस्फाई करवा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं,
पॉइंट सेटिस्फाई करवाने भी समझ में आ रहा है हमें कि 0 को हम 5 अगर हम सेटिस्फाई करवाते हैं, पॉइंट कहाँ पर होंगे, तो इस कर्व के ऊपर होंगे। तो ये पॉइंट क्या करना है, कर्व को सेटिस्फाई नहीं करना है। जैसे हम x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो y की जगह 5। तो ये वाला पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन उस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए हम पूरा सॉल्व करते हैं। जो पॉइंट रहेगा वो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम देखते हैं इस पॉइंट, इस कर्व के ऊपर सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर जो भी, इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट रहेंगे वहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट क्या होगी, y = 2x के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y = 2x जो लाइन दे रखी है, इसका स्लोप कितना है, इसकी प्रवणता कितनी है, 2 है। अब हम प्रवणता कैसे निकाल सकते हैं, dy/dx से भी निकाल सकते हैं। तो dy/dx इसका डिफरेंशिएशन करो, 4x³ - 18x² प्लस 26x - 10, ये स्लोप है। अब ये स्लोप किसके ऊपर होगा, अगर मान लो कर्व दिया हुआ है, कर्व के किसी पॉइंट को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल होगी। लाइन दे रखी है y = 2x, इसका मतलब इस लाइन का यानी स्पर्शरेखा का टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा वो कितना हो जाएगा, इसके बराबर रहेगा, क्योंकि स्पर्शरेखा और ध्रुवीय रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू उसकी रखी 2 और अपने को पता है dy/dx का मतलब क्या होता है, स्लोप m होता है। तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम, 4x³ - 18x² प्लस 26x - 10 इक्वल टू कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। चलिए तो इसको इधर ले आओ, 4x³ - 18x² प्लस 26x - 12 इक्वल टू 0। तो 4x³ 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से ये नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 2x³ - 9x² प्लस 13x - 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन जो दे रखी है इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, पता है आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है, हिडन ट्राई मेथड होती है। अगर हम x = 1 रखते हैं तो 1 रखने में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। x = 1 है तो 1 रखने में कितना आएगा, ये 0 आएगा। x = 1 क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर x = 1 सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होगा, x - 1 = 0। x - 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर है, इसका है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन x - 1 से डिवाइड हो सकती है। तो ये डिवाइड कर देते हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किसी क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक पॉइंट लेना पड़ता है, उस पॉइंट से हम डिवाइड करते हैं। जैसे हमने पहले क्या ले लिया, 1 ले लिया, 1 से डिवाइड नहीं होता तो -1 ले लेते हैं, फिर 2 -2 इस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने जैसे x की वैल्यू 1 रखी, ये क्या हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, x = 1 क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब x - 1 से हम डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना, x - 1 से क्या करेंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 2x³ - 18 माइनस 2x³ - 9x² प्लस 13x - 6, किससे डिवाइड हो रहा है, 2x², तो 2x³ हो जाएगा माइनस 2x², यहाँ पर प्लस था तो ये हो जाएगा -7x² प्लस 13x - 6, -7x तो -7x² प्लस 7x प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x - 6। कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन दी हुई है हमें, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x - 1 2x² प्लस 11x - 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी 1 और इसको हम सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको आपको सॉल्व करना है 2 10 डिवाइड टोटल इतनी वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी और x की वैल्यू क्या मिलेगी 3/2। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की 3 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई है, 2 आ रही है, 3/2 आ रही है। जब इन x की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ से y की वैल्यू 3 5 और 66/16 दिया जाएगी। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट का पॉसिबल है। कौन सा पॉइंट पॉसिबल नहीं है? ए पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो हमें कौन सा बताना था कि कौन सा पॉइंट पॉसिबल नहीं है? तो कौन सा पॉइंट पॉसिबल नहीं? ए पॉइंट यानी 0,5 पॉसिबल है। लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। हम देखते हैं पीएटी में 100 क्वेश्चन आते हैं इतने टाइम में करने के लिए, और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्पीड ब्रेकर होते हैं। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन सबसे आखिरी में करना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन करने बैठ जाए तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है। हम देख रहे हैं कैलकुलेशन भी है, इक्वेशन भी सॉल्व करना है। अभी भी आपने x की वैल्यू निकाली है ना, अभी ये y की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक सारे x यहाँ रखने पड़ेंगे, तब ये y की वैल्यूज मिलेगी। यानी क्वेश्चन 5-10 मिनट लेगा कम से कम, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। कम टाइम में जो क्वेश्चन हो रहा है पहले उनको सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु से समतल 2x - 3y + 6z + 14 = 0 की दूरी है। The distance of the plane 2x - 3y + 6z + 14 = 0 from the origin। ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ये बताना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए x y z तीनों की जगह 0 0 रखेंगे, प्लस 14 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आएगी 14 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36। तो 4 49 14 अपॉन 7 यानी कि ठीक है, ऐसा कितना आएगा दिया आंसर। तो अगर किसी पॉइंट से किसी समतल की लंबवत दूरी निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। और हमें दूरी किससे निकालना है? मूल से निकालना है, मतलब मूल बिंदु से दूरी निकालना है समतल की। तो कितनी आएगी? 2 आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 29। दो संख्याएं दी हुई है x - y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर। इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। अरिथमेटिक मीन ऑफ x - y का होल स्क्वायर एंड x + y का होल स्क्वायर। इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे इनका अरिथमेटिक मीन? तो हमें पता है दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x - y का होल स्क्वायर प्लस x + y का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। आपको कितना आ रहा है? 2 कैंसिल कर दिया, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो फाइनली आंसर आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कौन सा आंसर आ रहा है? डी आंसर, ठीक है। तो इन दो नंबर का अरिथमेटिक निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, इससे मिलेगा अरिथमेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। गेंदों को 10 काले और 8 लाल गेंदों वाले बॉक्स से प्रतिस्थापन सहित यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। क्या प्रायिकता है कि उनमें से एक काली है और दूसरी लाल है? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। The balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. The probability that one of them is black and the other one is red. हमारे पास यहाँ पर जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 10 कैसी ब्लैक बॉल है और 8 कैसी रेड बॉल, ठीक है ना। 10 ब्लैक बॉल, 10 काली हैं, 10 यहाँ पर काली हैं और 8 क्या है? लाल है। 10 ब्लैक है और 8 क्या है? रेड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें एक बॉल निकालना है और फिर उसको वापस रख देना है, फिर दूसरी बॉल निकालना है। मतलब
विथ रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है, प्रतिस्थापन की बात हो रही है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम कि ब्लैक बॉल आएगी। पहले क्या आएगी? ब्लैक बॉल, और फिर क्या आएगी? रेड बॉल। या हो सकता है पहले की रेड बॉल आए और बाद में क्या है? ब्लैक बॉल है। तो पहले ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्लैक बॉल कितनी है? टोटल 10 है, टोटल 10 बॉल है, टोटल कितनी है? 18 बॉल है। फिर रेड बॉल आने के चांस कितने हैं? 8/18, ठीक है। वैसे ही पहले रेड बॉल आ जाएगी, उसके चांस कितने हैं? 8/18, और फिर क्या आएगी? ब्लैक बॉल आएगी 10/18। तो एक कंडीशन आ सकती है, एक ब्लैक और एक रेड के लिए। पहले ब्लैक आएगी बाद में रेड आएगी, या पहले रेड आएगी बाद में ब्लैक आएगी। ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्लैक बॉल कितनी? 10 है, टोटल बॉल कितनी? 18 है, तो 10/18। रेड कितनी है? 8 है, 8/18 प्लस रेड आने के लिए 8/18 इंटू ब्लैक के लिए 10/8। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 5 2 9 2 4 2 9 4 9 5 9 40/81 आएगा सी आंसर। क्लियर? ये एक आसान क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल 2x + 3y - z = 5 से अभिलंब का दिक् कोसाइन। तो समतल दिया हुआ है, इस समतल से अभिलंब के दिक् कोसाइन निकालना है। तो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x + 3y - z = 5। तो इस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो इस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन हमें दिया हुआ है, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन? देखो यहाँ पे जो भी हमें प्लेन दिया जाता है, प्लेन हमेशा कौन से फॉर्मेट में दिया जाता है? ax + by + cz + d = 0। abc क्या होते हैं? drs होते हैं, डायरेक्शन और होते हैं नॉर्मल टू द प्लेन के। यहाँ पर ये समतल का समीकरण है, और इस समतल के समीकरण में abc क्या होते हैं? समतल के अभिलंब की दिक् अनुपात। abc क्या होते हैं? abc क्या होते हैं? समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात। तो जो हमें समतल दिया हुआ है, उस समतल के हिसाब से a का मान कितना है? 2 है, b का मान कितना है? 3 है, और c का मान कितना है? -1। abc निकालने के बाद अब हमें क्या निकालना है? त्रिकोणीय निकालना है। त्रिकोणीय निकालने के लिए a अपॉन कितना होता है? √a² + b² + c²। यहाँ पर a मतलब 2, अपॉन में कितना आएगा? a² यानी 4 + 9 + 1 यानी कि 14। कितना आंसर आएगा? 2/√14। फिर निकालेंगे m कितना आएगा? b/√a² + b² + c² यानी फाइनल आपका जो आंसर आएगा, वो आंसर कितना आएगा? 3/√14। और m क्या होता है? m की बात क्या होता है? n क्या होता है? n निकालेंगे तो c/√a² + b² + c²। तो यहाँ पर c की वैल्यू होती है -1/√14। क्लियर है? तो इससे क्या कर सकते हैं? एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो एलिमेंट कितना आ रहा है? 2/14 -14 ठीक। तो क्लियर है क्वेश्चन? एक हमें समतल का समीकरण दिया था, और उस समय क्या निकालना है? दिक् कोसाइन निकालना है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आसान है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक वर्ष में 33 रविवार होने की प्रायिकता होगी। आप समझे यहाँ पर 33 रविवार होने की प्रायिकता। The probability that one year chosen at random has 53 Sundays is। मतलब हमें बताना है कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। कोई भी साल में अगर हम देखें, कोई सा भी साल हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेन चीज क्या है कि ऐसा नहीं बोला गया है क्वेश्चन में कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है ना? लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो हम दोनों केस को कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर तो समझते हैं नहीं, हाँ, जिसमें 366 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। तो नॉन लीप ईयर में 365 होते हैं, लीप ईयर में 366 होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें लीप ईयर कितने साल में आता है? 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं
नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में कितना आएगा बताओ, कितना आएगा नॉन लीप ईयर में, कितने चांस है, 4 में से 3 क्या होते हैं नॉन लीप ईयर होते हैं, तो 3/4। उसके बाद नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं, फिर क्या बात कर रहे हैं लीप ईयर की, एल वाई लीप ईयर, लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है। अब नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डेज कितने होते हैं 366 होते हैं, सॉरी 365 होते हैं। यहाँ पर हमने 7 से डिवाइड किया 5, तो हम देख रहे हैं 52 वीक और 1 डे रिमेनिंग। यहाँ पर क्या आएगा 52 हफ्ते तो पूरे पूरे हो गए, अब एक दिन बचा हुआ है, अब ये एक दिन बचा हुआ है मतलब 365 दिन जो होते हैं नॉन लीप ईयर में, उसमें 52 हफ्ते तो कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब सारे ही दिन 52 बार तो आएंगे 52 टाइम्स, एक दिन बचेगा। ये एक दिन कौन सा हो सकता होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ हो सकता है, तो इसके संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे कितनी आ रही है बताओ 1/7, बात समझ में आ रही है। अब अगर मान लो नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब लीप ईयर होने के चांस कितने हैं 1/4 है, ठीक है ना, लीप ईयर होने के चांस 1/4 है, 366 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ बताओ 7 35, कितने दिन बचे यहाँ पर 2 दिन, मतलब 52 वीक रहेंगे और यहाँ पर 2 दिन बचेंगे। अब ये 2 दिन क्या होंगे, ये जो 2 दिन बचे हैं ये क्या हो सकते हैं, ये 2 दिन हो सकता है संडे मंडे हो, या मंडे ट्यूसडे हो, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या वेडनेसडे और थर्सडे हो, ठीक है ना, या थर्सडे और फ्राइडे हो, या फ्राइडे सैटरडे हो, या फिर सैटरडे और संडे हो। कितने चांसेस होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से संडे कितने बार आ रहा है, संडे मंडे और सैटरडे संडे, मतलब अगर मान लो लीप ईयर की बात करें 366 दिन हो गए हैं और उसमें अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 52 वीक और 2 डेज रिमेनिंग आ रहे हैं, वो जो 2 दिन रहेंगे उसमें से संडे कितने दिन होने के चांसेस हैं 2, है ना, 2 संडे होने के चांसेस हैं। कैसे, तो 2 दिन तो बचेंगे, उसमें संडे मंडे आ जाए या फिर संडे सैटरडे आ जाए, मतलब 2 तरीके हैं, 2 चांस पॉसिबल हैं जिनमें कि संडे हो सकता है। यहाँ पर टोटल कितने 7 है, 7 में से 2 चांस पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/7। अब हम बात करना है टोटल प्रोबेबिलिटी की, टोटल संडे 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो ईयर, नॉन लीप ईयर के लिए 3/4 और नॉन लीप ईयर में संडे होने के चांस कितने 1/7, तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे अब, टोटल प्रोबेबिलिटी टू ट्राइएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे। यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर आएगा 3/4 इंटू 1/7 प्लस 1/4 इंटू 2/7, 5/28। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं तो अक्सर क्या होता है क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या आंसर आता है 1/7। नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/7 है, लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 2/7 होती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, लीप ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी और नॉन लीप ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये क्वेश्चन नया पूछ लिया इन्होंने, क्या पूछ लिया कि कोई सा भी ईयर हो, लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर, संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कोई सा भी ईयर हो, ईयर में सिलेक्ट करना है हमें, उसके बाद संडे आने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी आ रही है 5/28। तो कौन सा आंसर है, फर्स्ट वाला आंसर, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है पीएटी के हिसाब से, क्लियर समझ आ गया हो, आगे बढ़ते हैं। 1,1 पर वक्र 3x y² - 2x² y = 1 की स्पर्श रेखा दोबारा वक्र पर जिन बिंदु पर मिलती है वो बिंदु हमें बताना है। कौन सी बिंदु हमें मिलेगी बताओ,
The tangent to the curve this at point 1, 1 meets the curve again at the point. कौन से पॉइंट के ऊपर फिर से ये लाइन मिलेगी? तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं, स्पर्शरेखा का समीकरण निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? जो हमें इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करो, तो 3x into 2y divided by dx plus y square into 3, ठीक है, फिर माइनस 2 x square into divided by dx plus y 4x into y इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड की वैल्यू निकालो, डिवाइड dx कितना आएगा, माइनस ये जो है इसका इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है y एज इट इज 4x, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा y लगा दिया है। चलिए कितना आ गया है 4xy माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 6xy माइनस 2x स्क्वायर। अब ये स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कब होगा, जब इस पॉइंट इस कर्व में x और y की जगह क्या रख देंगे 1, 1। तो 4 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 2 यानी कितना आ गया 1/4। ये क्या आ गया, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट क्या दिया था 1, 1, इस पॉइंट के ऊपर हमने स्लोप निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, स्लोप निकाल लिया। अब स्लोप निकालने के बाद अब लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, स्लोप निकाल लिया, पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकालो। क्या आएगी y माइनस 1 इक्वल टू 1/4 x माइनस 1। सॉल्व करो इसको, 4y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1, 4y माइनस x इक्वल टू 3, 4y माइनस x इक्वल टू 3। ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है। अब ये जो लाइन है ये कर्व को फिर से, ये कर्व कहीं टेढ़ा मेढ़ा घूम के आ रहा होगा, तो ये लाइन क्या करेगी, इस कर्व को फिर से कट कर देगी। अगर ये लाइन कर्व को फिर से कट कर रही है, इसका मतलब इनमें से जो पॉइंट दिए हुए हैं वो पॉइंट कहाँ पर होगा, कर्व के ऊपर भी होगा और इस लाइन के ऊपर भी होगा। तो इनमें से देखो, एक तरीका ये है कि आप इस कर्व को और गिवन कर्व को, इन दोनों को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकालो। तो अगर इसको और इसको आपस में सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, x की जगह पर पूरा सॉल्व करना, y की वैल्यू निकाल लेना, या यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, पूरा सॉल्व करना, x की वैल्यू निकाल लेना। इस तरीके से आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। ये लाइन इस कर्व को कहाँ कहाँ पर कट कर रही है। तो यहाँ पर अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो आप यहीं पर ऑप्शन सेटिस्फाई करवा सकते हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकेंड ऑप्शन अगर हम रखेंगे 4 y की जगह -1/20 माइनस ऑफ x की जगह -16/5, अगर ये रख के हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा होगा, -4/20 प्लस 16/5। सॉल्व करने में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो -4/20 प्लस 64/20 यानी 60/20 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आगे इसके बराबर, मतलब हमने क्या करा, सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई करवाया है। यहाँ पर इसमें वैल्यू रखी हमने, तो वैल्यू रखने के बाद देखा कि आंसर कितना आ रहा है, 3 आंसर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस लाइन को, कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली, मतलब टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या करेगी, कर्व को मिल रही है, तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर भी और टेंजेंट के ऊपर भी है। तो हमने क्या करा, पॉइंट सेटिस्फाई करवा के देख लिया। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको और इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ पॉइंट सेटिस्फाई करवा लो, ठीक है। चलिए
चलिए तो अगला क्वेश्चन है cos 2x का एंटी डेरिवेटिव, यानी कि cos 2x का प्रति अवकलज निकालना है हमें। प्रति अवकलज का मतलब होता है इंटीग्रेशन, cos 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है। अच्छा यहाँ पर हमें फॉर्मूला याद होगा आराम से, cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, माइनस ऑफ sin ax अपॉन a, cos 2x into dx, यानी cos ax का इंटीग्रेशन होता है sin ax अपॉन a प्लस c। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलें और इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बताओ क्या होगा, sin 2x अपॉन 2 प्लस c, sin 2x प्लस 2 अपॉन sin 2x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, क्लियर है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद करना है, और अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। कौन सा आंसर आएगा इसका, बी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, समतल 2x प्लस y माइनस z बराबर 5 से काटे गए अंतःखंड है। The intercepts cut off by the plane 2x plus y minus z equal to 5। इस प्लेन से जो इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं, इस प्लेन से जो इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं, वो उसके इंटरसेप्ट हमें निकालना है। एक्सिस के ऊपर कितने इंटरसेप्ट ये कट करेगा। तो यहाँ पर हमें प्लेन दिया हुआ है, समतल का समीकरण दिया हुआ है। हमें पता है कि अगर समतल के समीकरण को इस फॉर्म में लिखते हैं तो ABC क्या होते हैं, इंटरसेप्ट्स। ABC क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। A क्या होता है, x इंटरसेप्ट, B क्या होता है, y इंटरसेप्ट, और C क्या होता है, z इंटरसेप्ट। यहाँ पर ABC क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ये जो प्लेन हमें दिया हुआ है, प्लेन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 5। 5 को नीचे ले आओ तो 2x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 माइनस z अपॉन 5 इक्वल टू 1। x अपॉन 5/2 y अपॉन 5 प्लस z अपॉन माइनस 5। अब इसको इससे कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा बताओ, 5/2। b का मान कितना आ जाएगा 5, c का मान कितना आएगा -5। तो ये क्या है, इंटरसेक्ट्स है ऑन द एक्सिस। तो 5/2, 5 एंड -5, कौन सा आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, कम टाइम में होने वाला क्वेश्चन। आप इसको देख के, क्वेश्चन को देख के ही डायरेक्ट इसका आंसर भी कर सकते हो, है ना, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है और इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से कम हो रही है। जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो आयतन में बदलाव की दर है। अब इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं। The radius of a cylinder is increasing at the rate of 2 centimeter per second and its altitude is decreasing at the rate of 3 centimeter per second. The rate of change of volume when radius is 3 centimeter and altitude is 5 centimeter। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उससे हम डेटा लिखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक बेलन की त्रिज्या, यानी बेलन मतलब सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है। सिलेंडर की रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितनी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो गिवन डेटा है इसमें हम लिखेंगे dr by dt, रेडियस कितनी रेट से चेंज हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर इसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। dh by dt कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये डिक्रीज हो रही है, मतलब माइनस, डिक्रीज हो रही है मतलब माइनस आ जाएगा। अब हमें बताना है कि जब रेडियस कितनी है, 3 है, और हाइट कितनी है, 5 है, तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। t के स्क्वायर में डिफरेंशिएट करो क्योंकि हम चेंज इन वॉल्यूम निकालना है।
पाई बाहर ले लिया हमने, आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी प्लस एच टू आर डी आर बाई डी। ठीक है, अब हमें डी आर डी बी बाई डी टी निकालना, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो ये हमने क्या करा, चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेरिवेटिव कर दिया इसका। डेरिवेटिव करने के बाद अब जो डेटा दिया है वो लिख लो, डी आर बाई डी टी की जगह 2 लिखो, डी एच बाई डी टी की जगह -3 और साथ में रेडियस कितनी जगह की 3, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यूज यहाँ रख दो। dv by dt equal to pi r square मतलब 3 स्क्वायर, dh by dt मतलब -3 प्लस h, हाइट कितनी है 5 दे रखी है, 5 इंटू 2 इंटू रेडियस कितनी 3, dr by dt हमें दिया हुआ है 2। चलिए सॉल्व करते हैं, पाई -27 और यहाँ पे कितना आएगा 10 60। ठीक है, फाइनली जो आंसर आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 33 पाई। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम है इसलिए हम यूनिट क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूबिक सेकंड, है ना। वॉल्यूम में चेंज कैसे होगा सेंटीमीटर क्यूबिक सेकंड। तो हमने यहाँ पर देखा dr by dt dh by dt दिया हुआ था, r की वैल्यू h की वैल्यू दी हुई थी, वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h, फिर वॉल्यूम को हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, dv by dt निकाला और यहाँ पर r dh by dt dr by dt इन सभी की हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ गया dv by dt 33 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, आपको केवल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है और क्वेश्चन पढ़ के आपने डेटा सही लिख लिया तो उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इसलिए हम आसान क्वेश्चन कहेंगे, इसको कठिन नहीं बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। x अक्ष की दिक् कोसाइन है, x अक्ष की दिक् कोसाइन है, x अक्ष की दिक् कोसाइन है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, x का हमें पता है, अगर x एक्सिस की आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो मान लो x है, y है और ये z। तो x के साथ में एंगल कितना हो जाएगा, मतलब आपका कितना हो जाएगा बताओ 0 डिग्री, x का x के साथ में एंगल कितना होगा 0। अब x एक्सिस का y और z के साथ एंगल कितना है 90 है, तो बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री और गामा भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री है। पता है n इक्वल टू कितना होता है cos अल्फा यानी cos 0 वैल्यू क्या है m निकालेंगे, m कितना आएगा cos बीटा यानी कि cos 90 0 cos गामा cos 90 डिग्री, इसका आंसर आएगा 100। क्लियर। तो कौन सा आंसर है फर्स्ट वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर हमारा y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन पूछी होती तो 0 1 0, z की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी 0 0 1। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया था। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को पढ़ने में सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, डेटा सही लिखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे आखिरी में करना है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आहार में विटामिन ए की 80 इकाई और मिनरल्स की 100 इकाइयां है। ठीक है, एक आहार में विटामिन ए की 80 इकाइयां और मिनरल की 100 इकाइयां हैं। दो भोजन F1 F2 उपलब्ध है। भोजन F1 की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई है और भोजन F2 की कीमत 6 रुपये प्रति इकाई है। भोजन F1 की 1 इकाई में विटामिन ए की 3 इकाई और मिनरल की 4 इकाई है। भोजन F2 की 1 इकाई में विटामिन ए की 6 इकाई और मिनरल्स की 3 इकाई होती है। उस आहार के लिए न्यूनतम लागत क्या होगी जिसमें भोजन का मिश्रण होगा और यह पोषण संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
मतलब एक भोजन में दो विटामिन की जरूरत है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसको डिस्कस करते हैं। A diet is to contain 80 units of vitamin A and 100 units of minerals. Two food F1 and F2 are available. Food F1 costs 4 rupees per unit and food F2 costs 6 rupees per unit. 1 unit of food F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of minerals. 1 unit of F2 food contains 6 units of vitamin A and 3 units of minerals. The minimum cost for diet that consists of mixture of these foods and also meets the mineral nutritional requirement is. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को मैं आसान लेने में समझा रहा हूँ। हमें दो प्रकार के भोजन दिए हुए हैं F1 F2 और हमें हमारी बॉडी को विटामिन ए की 80 यूनिट की रिक्वायरमेंट है और मिनरल्स की 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। और भोजन कितने हैं हमारे पास F1 F2। अब F1 में कुछ विटामिन ए रहेगा, कुछ मिनरल्स रहेंगे, और F2 में भी कुछ विटामिन ए दिया रहेगा और कुछ उसमें मिनरल्स भी होंगे। दोनों विटामिन की हमें कॉस्ट दी हुई है कि विटामिन दोनों फूड की कॉस्ट दी हुई है कि F1 जो फूड है उसकी कॉस्ट 4 रुपए पर यूनिट है और F2 की 6 रुपए है। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि मिनिमम पैसे खर्च करके कम से कम पैसे खर्च करना है हमें और ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। तो उसके लिए हमें F1 और F2 फूड कितना लेना पड़ेगा, ठीक है ना, और मिनिमम कितने रुपए हैं, मिनिमम कितने रुपए में हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है ये बताना है, ठीक है। तो मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट तो कम से कम पैसे में हमारी बॉडी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए ये बताना है। तो कॉस्ट हमें क्या करना है, मिनिमम करना है, द मिनिमम कॉस्ट फॉर डाइट, ठीक है ना, दैट कंसिस्ट मिक्सचर ऑफ दीस फूड्स एंड आल्सो मीट्स द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज। तो हमें कम से कम कॉस्ट में कम से कम पैसे खर्च करके हमें ये विटामिन और मिनरल की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए पूरी करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कितनी यूनिट ले लेते हैं हम, चलिए तो विटामिन ए की कितनी यूनिट ले लेंगे हम, x यूनिट मान लेते हैं, विटामिन ए को मान लेते हैं x यूनिट, ठीक है ना। और विटामिन बी जो है सॉरी मिनरल्स m सपोज कर लेते हैं, इसकी कितनी यूनिट y। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विटामिन और मिनरल्स हमारे पास F1 F2 दो फूड हैं, F1 और F2 दो हमारे पास फूड हैं। F1 फूड में विटामिन ए और मिनरल्स ये देख लेते हैं कितने हैं, और साथ ही मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अच्छा उसके पहले हम प्राइस देख लेते हैं कि F1 की जो प्राइस रहेगी, प्राइस और मिनिमम रिक्वायरमेंट, हमने F1 कितना फूड लिया है, x फूड लिया है। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या दिया होगा, एक आहार में विटामिन ए की 80 इकाइयां और मिनरल्स की 100 इकाइयां। F1 F2 भोजन उपलब्ध है, F1 की कीमत 4 रुपए है इकाई है और F2 की कीमत कितनी है, 6 रुपए है। चलिए तो जो डेटा हमें दिया हुआ है कीमत देख लेते हैं। F1 की कीमत कितनी है, प्राइस 4 है और इसकी कितनी है, 6 रुपए। F1 में F1 भोजन F1 की एक इकाई में विटामिन ए 3 इकाई और मिनरल्स 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर F1 में विटामिन ए कितना है, 3 है और ये विटामिन ए है, मिनरल कितना 4 है। F2 को देख लेते हैं अपन। F2 की एक इकाई में विटामिन ए की 6 इकाई और मिनरल्स की 3 इकाई है, ठीक है ना। F2 में F2 की एक इकाई में विटामिन ए की 6 इकाई और मिनरल की 3 इकाई है। यहाँ पर बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, बॉडी की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ए की कितनी रिक्वायरमेंट है, बॉडी के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है विटामिन ए आपको चाहिए 80 यूनिट और ये कितना चाहिए 100।
क्लियर? तो ये हमें डेटा लिखी है। डेटा में मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक टेबल बना के उसमें वाला डेटा लिखना है। F1 F2 दो फूड है, इसमें विटामिन ए और मिनरल। F1 में विटामिन ए कितना 3 यूनिट है, M मिनरल कितने हैं 4 यूनिट है, F2 में 6 यूनिट विटामिन ए और मिनरल कितना 3। ए की रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए 80 है और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कितने 100 है। प्राइस हमें दिया हुआ है F1 की प्राइस क्या है 4 रुपीस पर यूनिट है और इसकी फीलिंग 6 रुपीस पर यूनिट है। ये डेटा हमने क्वेश्चन पढ़ने के बाद लिख दिया। डेटा लिखने के बाद हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमारे पास टोटल यहाँ पर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, रिक्वायरमेंट कितनी है 80 यूनिट है, ठीक है ना। मतलब उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट जो हमें दी हुई है मिनिमम है। अब F1 यहाँ पर A और X हम ऐसा करते हैं, F1 फुट को हमने क्या सपोज कर लिया X, F2 फुट को क्या सपोज कर लिया हमने Y, F2 फुट को क्या ले लिया हमने Y ले लिया। अब F1 अगर X यूनिट लिया है हमने, तो X यूनिट के अंदर विटामिन A कितना होगा 3 यूनिट, ठीक है ना। F2 फुट के अंदर यानी F2 फुट कितना लिया Y यूनिट, उसके अंदर विटामिन A कितना 6 यूनिट, यानी Y के अंदर 6 Y। और ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, ये क्या है ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए 80 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट दी हुई है, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं लेना है। मिनरल्स के हम बात करें तो कितनी इक्वेशन बनेगी 4x + 3y, ये वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमें दिया होगा x और y क्या रहेगा हमेशा ग्रेटर देन 0, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। x और y क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी रखी है हमने 80 और 100। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस के लिए इक्वेशन बनेगी, प्राइस के लिए इक्वेशन बनेगी 4x + 6y, ठीक है। प्राइस के लिए इक्वेशन बनेगी 4x + 6y। और हमें क्या करना है p क्या चाहिए मिनिमम चाहिए, p की वैल्यू क्या चाहिए हमें मिनिमम चाहिए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 है तो y कितना आ जाएगा 80/6 40/3। y 0 है, अगर y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 80/3 होगा। दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट इक्वेशन वाले सेकंड बन गई। दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो x 0 है अगर तो y कितना आएगा 100/3 आएगा। और अगर मान लो y 0 है तो x कितना आएगा 25 होगा। अब इनको प्लॉट करते हैं। प्लॉट कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन 0, 40/3। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है 0, 40/3 यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 40/3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट मान लेते हैं उसको b c और d। 80/3 ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 100/3 है, तो 100/3 कहाँ आएगा ऊपर आएगा। c पॉइंट इधर a पॉइंट है, ये क्या है b पॉइंट है। और 25, 0 तो 25, 0 कहाँ पर आएगा 80/3 तो 0, 100/3 तो आ जाएगा इसके ऊपर। और 25 इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले अपन कि बी पॉइंट कहाँ पर है, बी इस तरफ आएगा तो इस तरफ आएगा। तो जैसे हम 80 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 2 = 6 फिर और यहाँ पर आएगा यानी कि ये जो वैल्यू है वो 26 समथिंग है। तो डी पॉइंट कहाँ आएगा इस तरफ आएगा, यहाँ पर आएगा डी पॉइंट। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल देते हैं हम। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देंगे, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को और माइनस कर देंगे।
3x plus 6y equal to 80, 8x plus 6y x की वैल्यू कितनी आ रही है 24 और x की वैल्यू अगर रखते हैं हम इस इक्वेशन में तो 24 72 6y ये जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 24,4 अब देखो ये जो हमने इक्वेशन बनाई है वो इन दोनों लाइन की इनइक्वालिटी को प्लॉट किया है हमने। अब इनमें हम देखते हैं एरिया कौन सा वाला होगा। तो इसमें अगर हम ओरिजिन सेटिस्फाई करवाएंगे, ओरिजिन क्या होता है 0,0, ओरिजिन अगर हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो ओरिजिन सेटिस्फाई होने इक्वेशन में नहीं हो रहा है तो ओपन एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा। ठीक है ना, ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये कौन सा एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, ये जो एरिया है ये रिक्वायर्ड एरिया है और कॉर्नर पॉइंट अगर हम लगा रहे हैं तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ हो सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है या फिर यहाँ आ सकती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमें रख के देखने पड़ेंगे। सी पॉइंट हमें दिया हुआ है 0,100/3, बी पॉइंट है 80/3, है ना। तो हमें बताना है मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम एक चीज और है कि एक्स और वाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, दो फुट को हमें मिक्स करना है। तो ये वाला पॉइंट हम रख के देखेंगे, इस पॉइंट के ऊपर पी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 × 24 प्लस 6 × 4/3। यहाँ पर 24 96 8, तो यहाँ पर आएगा 10। देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या। यहाँ का क्वेश्चन कैसे करा हमें क्या दिया हुआ था, दो टाइप के फूड दिए थे, फूड को हमने क्या ले लिया एक्स और वाई क्वांटिटी ले ली। एक की अगर हम बात करें तो F1 के अंदर पहले वाले फूड के अंदर एक की 3 यूनिट है और मिनरल्स की 4 यूनिट है, प्राइस इसकी 4 है। F2 कितना y सपोज किया हमने, एक की अगर बात करें एक कितना 6 है और मिनरल कितना 3 है और प्राइस कितना उसका 6 है। ठीक है, एक की मिनिमम रिक्वायरमेंट 80 है और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कितनी 100 है। तो इससे हमने क्या करा, इनइक्वालिटी बना ली। इनइक्वालिटी बनाने के बाद इनको हमने सॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद हमने कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करी और कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है 24/4/3 आ रहा है। इस पॉइंट के ऊपर हमने देखा कि इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप के लेंथी क्वेश्चंस भी कुछ आ जाते हैं, पर इसके लिए एक ही काम कर सकते हो आप लोग कि फटाफट जो भी आपकी इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल कर डायरेक्ट पुट कर दो, है ना। बाकी टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को कम टाइम में नहीं कर सकते। ठीक है, तो और इसके इस टॉपिक के कम से कम 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, है ना। पीडी की अगर बात करें साइंस ग्रुप में तो मैथ्स में कम से कम 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और एक आध क्वेश्चन ऐसा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। m स्तंभ और n पंक्तियों वाले एक अवयव को इक्विवेलेंस का अवयव कहा जाता है। कोटि n क्रॉस m या डिग्री m क्रॉस m या कक्षा n क्रॉस m या d कक्षा m क्रॉस m, बताओ क्या बोलेंगे इसको। यहाँ पर अपने को पता है, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें कि
तो इसका ऑर्डर लिखते हैं हम मैट्रिक्स में, क्या लिखते हैं ऑर्डर। ये क्या होते हैं रो होती है, ठीक है ना, और ये क्या होता है कॉलम होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम लिखते हैं, रो इनटू कॉलम, ठीक है। कितनी रो है, कितनी रो है दो, इस वाले की बात करें कॉलम कितने हैं यहाँ पर 3 है, ठीक है, कॉलम 3 है, 2 क्रॉस करें। यहाँ पर हमें रो कितनी तरह की, एम क्या तरह की, रो तरह की, नहीं रो नहीं, एम क्या है कॉलम है, एम क्या है कॉलम है, और ये क्या है एन क्या है यहाँ पर रो है, ये आर की वैल्यू, आर क्रॉस सी यानी एन क्रॉस एम, तो क्या बोलेंगे इसको एन क्रॉस एम कोटि का मैट्रिक्स है, तो क्या आंसर हो जाएगा एन क्रॉस एम, ठीक है। क्लियर है, ऑर्डर क्या हो जाएगा एन क्रॉस एम। हमेशा याद रखना जब भी ऑर्डर लिखते हैं पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। रो मतलब यहाँ पर एन रो है और एम क्या है कॉलम है, तो एन क्रॉस एम बोलेंगे इसको। क्लियर, एन रो और एम क्या है कॉलम है, तो क्या लिखेंगे एन क्रॉस एम, ये क्या जाएगा इसका ऑर्डर होगा, ये क्या है इसका ऑर्डर है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है दिया गया है सभी वास्तविक x के लिए f डैश x ग्रेटर देन, क्वेश्चन लिख दिया आपने, f डैश x ग्रेटर देन g डैश x और f ऑफ 0 बराबर कितना है 0 0, f ऑफ 0 बराबर कितना है 0 0 के लिए fx कितना है लेस देन gx, निम्न से संबंध है। तो हमें बताना है कि ये जो डेटा हमें दिया हुआ है, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। गिवन दैट f dash x greater than g dash of x, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड f of 0 इक्वल टू g of 0, f और g दोनों ही फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर 0 है, इक्वल है। देन f of x लेस देन g of x है। अगर f of x लेस देन g of x है तो इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम, सपोज कर लेते हैं लेट h of x कोई फंक्शन है f of x माइनस g of x, इसका हमने डिफरेंशिएशन करा, h dash of x कितना आ गया f dash x माइनस g dash of x। हमें दिख रहा है कि f(x) ग्रेटर देन g dash of x है, ठीक है, ये बड़ा है। इसका मतलब ये वैल्यू कैसे आएगी, h dash of x कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। इसका मतलब क्या आएगा ग्रेटर देन 0, क्यों आएगा, क्योंकि f(x) बड़ा है और g dash of x क्या है छोटा है। तो यहाँ पर f(x) माइनस g dash of x ग्रेटर देन कितना आएगा 0 आएगा। अब अगर मान लो h dash of x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ h of x इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है वो है ना, वो क्या होगा इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, अगर मान लो h of x इंक्रीजिंग है और 0 के ऊपर 0 वैल्यू है तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि अगर 0 के ऊपर वैल्यू निकालें या किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालें, अगर पॉजिटिव पॉइंट ले रहे हैं तो ये हमेशा कैसा आएगा, कंडीशन क्या आती है h of 0 हमेशा लेस देन होता है h of x के when x कहाँ बिलोंग कर रहा है, when x belongs to 0, ठीक है। h of 0 क्या होता है लेस देन h of x होता है, कब होता है जब x क्या होता है 0 से इंफिनिटी में बिलोंग करता है। अब h of x h of 0 कितना होगा बताओ, h of 0 मतलब h की जगह 0 पर पुट करेंगे 0, और अपने को पता है कि 0 पर f of 0 0 दोनों इक्वल हैं, तो h of 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। h of x की वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी f(x) माइनस gx, इसको इधर ले आओ, g of x लेस देन कितना आएगा f of x, तो g of x लेस देन f of x आ रहा है, हमें क्या चाहिए f(x) लेस देन g of x चाहिए। अगर ये कंडीशन दी हुई रहती तो हमारा ये आंसर सही होता, ठीक है। लेकिन हमें f of x लेस देन g of x दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे h of, हमने को पता है कि अगर मान लो
नेगेटिव वैल्यूज की अगर हम बात करें तो एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन एच ऑफ जीरो हो जाएगा। कब, इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो। कब, जब x क्या हो माइनस इन्फिनिटी से जीरो। एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स होगा, कब होगा, जब x कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो है तो क्या आएगा, एफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स आएगा। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कौन से वाली कंडीशन के लिए होगी, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के लिए। अगर मान लो ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो आंसर क्या होगा, जीरो को इन्फिनिटी। अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है तो उस केस में आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी कोमा जीरो। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको लगाना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, इसके आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, सिस्टमेटिक नोट्स बनाते जाना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इन कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन इस साल भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।